हेलो फ्रेंड्स, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने हॉफमैन एलिमिनेशन के रिएक्शन के बारे में बात किया था और हमने कहा था कि हॉफमैन एलिमिनेशन में दो प्रोडक्ट मिलता है। एक प्रोडक्ट जो होता है लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है, एक प्रोडक्ट जो होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होता है। और हमने ये भी कहा था कि जो मेजर प्रोडक्ट होगा हॉफमैन एलिमिनेशन के केस में वो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा और उसको हम लोग हॉफमैन प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हॉफमैन एलिमिनेशन में मेजर प्रोडक्ट जो है लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन क्यों मिलता है इसको जानने की कोशिश करते हैं और हम लोग ये भी देखेंगे कि रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। तो इसको हम लोग इलस्ट्रेट करते हैं एक एग्जाम्पल से, जिसमें कि हम लोग मॉलिक्यूल ले रहे हैं 2-ब्यूटान एमीन। सो 2-ब्यूटान एमीन जो मॉलिक्यूल होगा कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपके पास 4 कार्बन है और इधर से नंबरिंग अगर करिए 1 2 3 4 और यहाँ पे एक NH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो इसी मॉलिक्यूल को लेकर के हम लोग रिएक्शन को इलस्ट्रेट करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास ए मॉलिक्यूल दिया हुआ है एंड इस मॉलिक्यूल का आपने पहले एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन किया। कहने का मतलब CH3I एक्सेस के साथ इसको ट्रीट किया। CH3I एक्सेस के साथ ट्रीट करेंगे, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन हो जाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बनेगा और नेक्स्ट स्टेप में आप Ag2O से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्ट कर दीजिए तो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जाके आपको बन जाएगा। यानी कि कुछ इस तरीके से CH3 और यहाँ पे आपका लगा हुआ NMe3 प्लस एंड OH माइनस। तो OH माइनस यहीं पे हम लिख दें, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका बन जाएगा। तो इसको जब हीट करेंगे इस मॉलिक्यूल को CH3, नेक्स्ट स्टेप में अगर इस क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप हीट करते हैं NMe3 प्लस और CH3 यहाँ है OH माइनस, इसको जब आप हीट करिएगा तो दो चांसेस है। एक अल्कीन इधर साइड में बने, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4। एक अल्कीन जो है 1 2 के बीच में बने और दूसरा अल्कीन कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 के बीच में बने। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो ए तो हो गया कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 के बीच में, और दूसरा जो पॉसिबल प्रोडक्ट है 1 2 के बीच में बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो प्रोडक्ट होता है हॉफमैन प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है इस रिएक्शन में। ऐसा क्यों होता है तो इसको समझने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोग दो सिचुएशन देखेंगे, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच का बॉन्ड का फॉर्मेशन, और एक बार देखेंगे C2 C3 बॉन्ड के बीच का बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं C2 C3 बॉन्ड के बीच का सिचुएशन क्या हो रहा है इस सिचुएशन में। तो C2 C3 बॉन्ड के बीच में अगर देखिएगा तो एक कार्बन नंबर आपका 2 है, तो कार्बन नंबर 2 से यहाँ रख लेते हैं कार्बन 2, इसको रख लेते हैं कार्बन 3। तो कार्बन 3 से क्या क्या चीज़ अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन अटैच्ड है और एक और हाइड्रोजन अटैच है, इसको हम लोग पीछे लेके रख देते हैं, और एक CH3 ग्रुप अटैच्ड है। कार्बन नंबर 2 से देखिएगा तो क्या क्या अटैच्ड है, एक NMe3 प्लस ग्रुप अटैच्ड है और एक हाइड्रोजन अटैच है और एक CH3 अटैच्ड है। तो मान लीजिए हमने हाइड्रोजन को यहाँ भी पीछे रखा है और CH3 ग्रुप को इधर बाहर की तरफ रखा है। तो इसको जब हीट करिएगा तो OH माइनस जो है इस प्रोटॉन को ले लेगा और ए बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और ए लीव करेगा। यानी इस केस में हमने एंटी कन्फॉर्मर बनाया है। यानी एलिमिनेशन कैसा है, E2 एलिमिनेशन है। इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो एक E2 एलिमिनेशन है, इसलिए हमको एंटी कन्फॉर्मर बनाना पड़ेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह भी है कि इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट है, इसमें जो E2 एलिमिनेशन का स्टेप हो रहा उस टाइम पे इसके बीच कुछ स्टेरिक हिंड्रेंस है, यानी कुछ गॉस इंट्रैक्शन है। इस बात को चाहें तो आप न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला से और अच्छे से समझ सकते हैं।
मान लीजिए कि हम न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला बनाते हैं, तो ये जो कार्बन है वो कार्बन नंबर 3 है। C3 बॉन्ड को यहाँ हमने लिखा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है इसके ऊपर, और ये वाला जो हाइड्रोजन है इधर है, ACH3 ग्रुप आपका इधर है। इसके पीछे एक दूसरा कार्बन है, तो ये दूसरा वाला कार्बन है इसके पीछे, उसमें एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक CH3 ग्रुप यहाँ पे है, और एक यहाँ पे NMe3 प्लस ग्रुप है। तो बेसिकली अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे ये दोनों मोलिक्यूल जो है CH3 मोलिक्यूल एंड NMe3 प्लस, ये दोनों के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस है, या कहें गॉस इंट्रैक्शन है, गॉस इंट्रैक्शन। इसी कारण से ये जो स्टेट है कम फेवरेबल होगा, और इससे जो अल्कीन बनेगा वो माइनर अल्कीन होगा। तो हो क्या रहा होगा इस स्टेप में, ये इधर जा रहा है, ए बॉन्ड टूट करके डबल बॉन्ड बना रहा, और इसी टाइम पे ए बॉन्ड लीव कर रहा। तो यही रीजन है कि C2 C3 के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो मेजर नहीं होगा, क्योंकि इस केस में गॉस इंट्रैक्शन हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस है। इस मॉलिक्यूल का आप एक जो मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर है उसको अगर देखिएगा तो आप पाइएगा कि मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर से आप अल्कीन बना ही नहीं सकते। उसमें एंटी ट्रांजिशन स्टेट, एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट नहीं हो सकता। इसको ऐसे समझते हैं। सेमी मोलिक्यूल है, अब इसका हम मोस्ट स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपका NMe3 प्लस होगा। मोस्ट स्टेबल कब होगा, जब ए वाला ग्रुप NMe3 के अपोजिट साइड में CH3 ग्रुप हो, यानी इस साइड में आपका CH3 है, तभी तो होगा इसका मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर। और ये आपका कार्बन 2 है, एक कार्बन 3 है। तो कार्बन 3 से क्या क्या जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन और जुड़ा है, तो एक हाइड्रोजन इधर रख दीजिए और एक हाइड्रोजन जो है आप इधर रख दीजिए। कार्बन 2 से क्या जुड़ा हुआ था, एक हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप और जुड़ा हुआ, तो एक CH3 ग्रुप को आप इधर रख दीजिए, एक हाइड्रोजन को आप इधर रख दीजिए। अब देखिए इस केस में यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए एंटी प्लेनर स्टेट नहीं है, यानी एलिमिनेशन नहीं हो सकता। एलिमिनेशन आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस हाइड्रोजन को लेना पड़ेगा, ए बॉन्ड यहाँ जाएगा, ए बॉन्ड इधर से रिलीज हो जाएगा, मगर ए स्टेप जो है वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि E2 मैकेनिज्म जो होता है उसमें जो है आपका एंटी होना चाहिए, हाइड्रोजन का लेना और लिविंग ग्रुप का निकलना एंटी होना चाहिए। चाहते आप तो इसका न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला भी बना लेते। आप इधर से अगर देखते इसको तो कैसा दिखता, कार्बन नंबर 3 इधर दिखेगा, यहाँ पे एक ऊपर में CH3 ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, बैक साइड का कार्बन आपका यहाँ है, यहाँ पे आपका NMe3 प्लस ग्रुप है, और इधर में आपका CH3 ग्रुप लगा हुआ है, एंड इधर में हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि ये मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर है, क्योंकि ACH3 ग्रुप एंड NMe3 ग्रुप दोनों काफ़ी ही दूर हैं। तो ए मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर, मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर, मगर इस केस में एलिमिनेशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है और NMe3 प्लस ग्रुप जो है वो एंटी पोजीशन पे नहीं लगे हुए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जब C2 C3 बॉन्ड से एलिमिनेशन हो रहा है तो एक गॉस इंट्रैक्शन है, इसीलिए ये प्रोडक्ट जो है मेजर नहीं होगा। अब हम लोग C1 C2 बॉन्ड को देखते हैं। तो दूसरा था C1 C2 बॉन्ड, इसके अलोंग देखते हैं कि एलिमिनेशन होगा तो क्या होगा। एक बार फिर से मॉलिक्यूल लिख देते हैं, यहाँ पे CH3 CH CH NH, यहाँ पे NMe3 प्लस है, और इसका साल्ट है, कहने का मतलब ये हो गया कि OH माइनस यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इस मॉलिक्यूल में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में। तो कार्बन नंबर 1 को हम यहाँ बना देते हैं और कार्बन नंबर 2 को यहाँ बना देते हैं। तो कार्बन नंबर 1 पे कौन कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन नंबर 1 पे लगा हुआ 3 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन को यहाँ बना दिया हमने, दूसरा हाइड्रोजन को इधर बना दिया हमने, और तीसरा हाइड्रोजन इधर है। कार्बन नंबर 2 पे जो ग्रुप लगा है NMe3 प्लस, हमने इसको इधर रखा है ताकि हाइड्रोजन के एंटी हो, और एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है
और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। इस कार्बन नंबर 2 को देखिए कौन कौन सा ग्रुप लगा हुआ, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ। अब देखिए OH- जब इस H+ को लेगा तो आसानी से इसको रिलीज कर सकता है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इसमें किसी भी टाइप का गॉस इंट्रैक्शन नहीं है। अब चाहे तो इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला बना सकते हैं। ए वाला बॉन्ड जो है कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 से एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर है। ये पीछे वाला कार्बन है जिसपे कि एक हाइड्रोजन, एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक यहाँ पे NMe3+ ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी गॉस इंट्रैक्शन नहीं है, यानी कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं नो गॉस इंट्रैक्शन। इस केस में कोई भी गॉस इंट्रैक्शन नहीं हो रहा, यानी कि आसानी से OH- जो है इस प्रोटॉन को ले लेगा और ये यहाँ के डबल बॉन्ड बनाएगा, ये रिलीज हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में जब डबल बॉन्ड बन रहा है तो उस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, यानी इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। आप प्रोडक्ट भी आसानी से लिख सकते हैं। ये 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड बनाइएगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बन 1 है, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आपने बना दिया और 2 पे एक हाइड्रोजन है और 2 पे एक इथाइल ग्रुप है, यानी कि यही प्रोडक्ट जो है आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, जिसके इसमें कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड बना है। आप चाहते तो कार्बन नंबर जो पहले हमने लिखा था 2 और 3, इसका भी प्रोडक्ट लिख सकते थे यहाँ पे। सो कार्बन नंबर 2 और 3 का प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ से आप चाहें तो प्रोडक्ट लिख सकते हैं। इसी को आप ट्रांसलेट कर दीजिए तो एक कार्बन नंबर 3 है, एक कार्बन नंबर 2 है, इसके बीच में एक डबल बॉन्ड बना। इस कार्बन से कौन कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन बच जाएगा, एक CH3 ग्रुप बच जाएगा और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन बचेगा, एक CH3 बचेगा। बेसिकली अगर मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट RS कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है तो आप ये भी निकाल सकते हैं कि इसमें सिस प्रोडक्ट बनेगा कि ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। इस सिचुएशन में इस कार्बन का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन R एंड S कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया हुआ है, इसका RS नहीं दिया हुआ, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते कि सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा। यानी अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो हम लोग कहेंगे दोनों ही बनेगा। मगर आपको इस मॉलिक्यूल का अगर एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाए तो आप बता सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा। ये अलग बात है कि इस केस में ये जो प्रोडक्ट है वो माइनर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये जो है लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, इसलिए इस प्रोडक्ट को हम नहीं बनाएंगे। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनाएंगे जो कि आपका C1C2 के बॉन्ड एलिमिनेशन से बन रहा है। एक और इम्पोर्टेंट बात, इस केस में हमने एक स्टैगर्ड कन्फॉर्मर को लेके आपको दिखाया है। इसका दूसरा स्टैगर्ड कन्फॉर्मर बनाइएगा, उस केस में भी आप देखिएगा कि आसानी से आप क्लीवेज कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं और मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो आप एक एक्सरसाइज के तौर पे दूसरे स्टैगर्ड कन्फॉर्मर को भी लीजिए और देखिए कि कैसा आपका एलिमिनेशन हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर क्यों होता है। इसका रीज़न ये है कि ट्रांजिशन स्टेट जो बनता है उस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, गॉस इंट्रैक्शन नहीं है, इसीलिए आपका जो मेजर प्रोडक्ट है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होता है। तो हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो में स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ हॉफमैन रिएक्शन को समझ सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।